नमस्कार। कभी सोचा है कि जब दो बड़ी बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं तो क्या होता है? खैर, मध्यकालीन भारत में जब ऐसा हुआ तो आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला का एक बिल्कुल नया, एक अनोखा स्टाइल पैदा हुआ। तो चलिए, आज हम पत्थरों की जबानी दिल्ली सल्तनत की इसी शानदार विरासत की कहानी को समझते हैं। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो सुनने में नामुमकिन लगता है। क्या क्या कोई कमाल की इमारत, कोई मास्टरपीस सिर्फ 2.5 दिन में, मतलब 60 घंटों में बन सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर एक बहुत मशहूर इमारत के साथ यही कहानी जुड़ी हुई है। ये है अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। हाँ, नाम यही है। और जैसा नाम है वैसी ही कहानी है कि इसे सिर्फ 2.5 दिन में बना दिया गया था। लेकिन सच कहूं तो इसकी असली कहानी इस कहानी से भी कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो देखिए, हुआ ये कि जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई तो भारत में दो बिल्कुल अलग बिल्डिंग स्टाइल आमने सामने आ गए। एक था सदियों पुराना भारतीय स्टाइल और दूसरा था सेंट्रल एशिया से आया इस्लामिक स्टाइल। और बस यहीं से आर्किटेक्चर का एक नया दौर शुरू हुआ। अच्छा, इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो भारतीय ट्रिबिट स्टाइल था वो पिलर्स यानी खंभों और बीम यानी शहतीरों पर टिका था। नतीजा, सपाट छतें। वहीं जो इस्लामिक आर्कवेट स्टाइल था उसकी पहचान थी आर्च यानी मेहराब और डोम यानी गुंबद। इससे बड़े बड़े हॉल बिना पिलर के बन सकते थे। सजावट भी एकदम अलग थी। एक तरफ देवी देवताओं और इंसानों की मूर्तियां, तो दूसरी तरफ ज्यामितीय डिजाइन्स, फूलों की नक्काशी और कुरान की आयतें। अब इस आर्किटेक्चर के सफर का जो पहला पड़ाव था वो मामलुक सुल्तानों के साथ शुरू हुआ और उनका तरीका बड़ा प्रैक्टिकल था। शुरुआती इमारतें बहुत जल्दी जल्दी बनाई गईं। और कैसे? पहले से मौजूद मंदिरों को तोड़कर उनके ही मलबे और खंभों से। जैसे दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जिसे 27 हिंदू और जैन मंदिरों के मलबे से बनाया गया था। ये उस जमाने में नए शासकों के लिए एक आम तरीका था अपनी छाप छोड़ने का। इस प्रैक्टिस के लिए एक खास शब्द है स्पॉलिया, मतलब पुरानी बिल्डिंग के मटेरियल को नई बिल्डिंग में दोबारा इस्तेमाल करना। ये कॉन्सेप्ट उस दौर के आर्किटेक्चर को समझने की चाबी है जहां हर चीज का दोबारा इस्तेमाल हो रहा था। और हमारा 2.5 दिन का झोपड़ा वो स्पोलिया का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसे बनाने वाले कारीगर हिंदू थे जिन्होंने पुराने मंदिरों से निकाले गए खंभों को एक नई मस्जिद की शक्ल दे दी। इसीलिए जब आप इसकी नक्काशी को ध्यान से देखेंगे ना, तो उसमें हिंदू, जैन और इस्लामिक तीनों आर्ट स्टाइल्स का एक अनोखा संगम नजर आएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। नए सुल्तानों को मेहराब यानी आर्च तो चाहिए थे, पर यहां के कारीगरों को उसे बनाने की सही टेक्निक नहीं पता थी। तो उन्होंने एक जुगाड़ निकाला जिसे कॉबल्ड आर्च कहते हैं। ये दिखने में तो आर्च जैसा था, पर असल में ये पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया था। ये असली आर्च की बस एक नकल थी जो ज्यादा वजन नहीं उठा सकती थी। ये सीखने की प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा था। पर यह सीखने का दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। जल्द ही सब कुछ बदलने वाला था। खिलजी वंश के आते ही आर्किटेक्चर में जबरदस्त कॉन्फिडेंस और टेक्नोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। और ये है वो टर्निंग पॉइंट, अलाई दरवाजा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1311 में बनवाया। और ये सिर्फ एक गेटवे नहीं था। नहीं, ये भारतीय आर्किटेक्चर के इतिहास में एक मील का पत्थर था, एक नए युग का दरवाजा। अलाई दरवाजे में सब कुछ परफेक्ट था। इसमें भारत का पहला ट्रू डोम यानी सच्चा गुंबद बना जो प्रॉपर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पर आधारित था। यहीं पहली बार असली मेहराब इस्तेमाल हुए। लाल सैंडस्टोन के साथ सफेद मार्बल का कॉम्बिनेशन और तुर्की से आई कारीगरों की वो बारीक नक्काशी, कमाल। यह इस बात का सबूत था कि अब वो इस्लामिक बिल्डिंग टेक्निक्स में माहिर हो चुके थे। खिलजी के दौर के इस आर्टिस्टिक पीक के बाद कहानी आगे बढ़ी तुगलक और लोदी वंशों की तरफ, जिन्होंने आर्किटेक्चर को अपनी पहचान और अपनी जरूरतों के हिसाब से एक नया रूप दिया। तुगलकों का आर्किटेक्चर एकदम उनके दौर जैसा था, बहुत मजबूत, विशाल और थोड़ा मिलिट्री स्टाइल का। वजह साफ थी, उनका दौर मंगोलों के हमलों और अंदरूनी बगावतों से भरा था। उनकी इमारतें, जैसे गयासुद्दीन तुगलक का ये मकबरा, देखने में मकबरे से ज्यादा एक किला लगता है। मजबूत, सादा, पर बहुत पावरफुल। और इस किले जैसे लुक का सीक्रेट क्या था? ये थीं बेटर वॉल्स, यानी ढलवान दीवारें। ये दीवारें नीचे से चौड़ी होती थीं और ऊपर जाते जाते पतली हो जाती थीं। इससे बिल्डिंग को जबरदस्त मजबूती मिलती थी। ये तुगलकों का एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया। और अब आते हैं सल्तनत के आखिरी बड़े इनोवेशन पर जो हमें लोधी वंश से मिला।
तुगलकों की मजबूती के बाद जब सल्तनत में थोड़ा ठहराव आया तो लोदियों ने ग्रैंड यानी भव्यता पर फोकस किया। उन्होंने गुंबद बनाने की कला को एक बिल्कुल नई लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने डबल डोम यानी दोहरे गुंबद का इस्तेमाल शुरू किया। ये क्या था? इसमें एक गुंबद के ऊपर एक और गुंबद बनाया जाता था। इससे बाहर से तो इमारत बहुत ऊंची और शानदार दिखती थी, लेकिन अंदर हॉल की छत की ऊंचाई बिल्कुल सही रहती थी, प्रोपोर्शनल। ये एक जीनियस आइडिया था जिसे बाद में मुगलों ने ताजमहल जैसी इमारतों में परफेक्ट किया। तो कुल मिलाकर इन 300 सालों में हमने पूरे आर्किटेक्चरल स्टाइल को जम लेते, सीखते, बदलते और फिर एक अलग पहचान बनाते हुए देखा। क्या कमाल की यात्रा थी ये। 19वीं सदी के एक बहुत बड़े आर्किटेक्चरल हिस्टोरियन जेम्स फर्ग्यूसन ने इस स्टाइल के बारे में एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि इसकी दीवारों पर जो सजावट है वो बेजोड़ है। दुनिया में काहिरा, ईरान, स्पेन या सीरिया कहीं भी इतनी खूबसूरत सजावट नहीं मिलती। ये बात इस स्टाइल की अहमियत बताती है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे के स्ट्रक्चर नहीं हैं। ये अपने आप में एक इतिहास हैं। ये दो संस्कृतियों के टकराव, एक दूसरे से सीखने और फिर मिलकर कुछ नया और अनोखा बनाने की कहानी है जो पत्थरों पर हमेशा के लिए लिख दी गई हैं। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। ये इमारतें हमें कल्चर के मिलने और टूटने दोनों की याद दिलाती हैं। ये कॉम्प्लेक्स विरासत है। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में हमें इस विरासत को कैसे देखना चाहिए, कैसे समझना चाहिए और कैसे संभाल कर रखना चाहिए।